स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th के लिए जो इस बार पैटर्न के अंदर बहुत चयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि 1-1 मार्क्स के आने वाले हैं। ये 1-1 मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर ये 1 मार्क्स सही होगा तो हमें सारे 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये रॉन्ग हो जाएंगे तो हमें आधा या पाव कुछ नहीं मिलेगा, 0 नंबर हमें मिलेगा। इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम चैप्टर 9, 11, 13 और 14 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, ऐसे आगे भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो देखिए आपकी तैयारी कितनी है, इन 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये है हमारे चैनल का लोगो, पीसी स्टडी पॉइंट। फिजिक्स व केमिस्ट्री के यहाँ पे आपको वीडियोस लेक्चर्स मिलते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो youtube.com/c/pc स्टडी पॉइंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कितनी तैयारी है अब तक आपकी। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है। यानी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में से ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन प्रभावित नहीं होगा। तो देखिए, अगर कोई भी आवेशित कण है वो विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो वो या तो वर्ताकार पथ में गति करेगा या फिर कुंडलिनी पथ में गति करेगा, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, प्रोटॉन पे भी आवेश होता है और अल्फा कण पे भी आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, अल्फा कण पर धनावेश। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। इसलिए पहले में आपका सी आंसर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होगा। तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे अर्धायु हमें दी हुई है 5 वर्ष और 15 वर्षों के लिए पूछा हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला है n = n0 और 1/2 और पावर में आता है T/2 यानी अर्धायु। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में जब हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो n = आता है 1/8 n0। लेकिन ये आता है बचे हुए परमाणुओं की संख्या। प्रारंभिक होते हैं n0, तो ये जो बच कितने गए वो 1/8 बच गए प्रारंभिक का। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा 6 होने वाले, तो इस हमारे पास शुरू में कितने थे, स्टार्टिंग में थे n0, बच कितने गए तो उसको माइनस कर देंगे 1/8 n0। तो इसको माइनस करेंगे तो 7/8 सही आंसर आएगा। कीजिएगा, कोई कमेंट है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करवा देंगे। रेडियो सक्रियता की इकाई है जूल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AMU या क्यूरी। तो इसका सही आंसर क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है वो क्यूरी होती है। क्षय गुणांक की SI मात्रक है। तो देखिए, क्षय गुणांक की अगर हम बात करें तो क्षय गुणांक जो लैम्डा होता है वो होता है 0.693 और बट्टा में आता है अर्धायु काल। तो ये तो हो गया नियतांक, T हो गया समय, यानी लैम्डा का मात्रक हो जाएगा 1/सेकंड। लेकिन हमें 1/सेकंड कहीं आंसर में दिया हुआ नहीं है, कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो आप अगर D कर दोगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि 1/सेकंड किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। और आवृत्ति को हम किस में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। तो यहाँ पर आंसर A सही होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से सबसे स्थायी कौन है। तो ये बताना है कि आपको इन चारों तत्वों में से सबसे स्थायी कौन है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ आपको पता है, कुछ इस तरीके से वो ग्राफ चलता है और ऐसे आता है। सबसे ऊपर आता है फेरस। तो यहाँ पर जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है वही स्थायी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फेरस जो है वो सबसे स्थायी होगा। 6th क्वेश्चन है, 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक में होता है। तो इसमें आपको बताना है कि 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। तो नाभिक की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, नाभिक की। नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहता है। हाँ, ये 7 नंबर किसको बता रहा है, ये 7 नंबर बता रहा है प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन तो कितने हो गए, 7। और न्यूट्रॉन का निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन का निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। तो 14 - 7 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7। यानी न्यूट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
कुछ इजी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे थोड़ी जिनमें कैलकुलेशन होगी, तो वो हमें सब तरीके से हमें तैयारी रखनी है। 3 आवर्तियों ν1 ν2 एवं ν3 के लिए प्रकाश विद्युत धारा I और विभवांतर के मध्य ग्राफ लिया गया है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आवर्ती बदल रही है और आवर्ती के साथ साथ निरोधी विभव बदल रहा है। और हमने ऐसा पढ़ा हुआ है आवर्ती जो होती है वो समानुपाती होती है किसके, निरोधी विभव के, और जिसका निरोधी विभव ज़्यादा होगा उसकी आवर्ती भी क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, V3, फिर V2 और फिर V1। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो इन चारों में से हमें ऑप्शन देखना है। तो देखिए ये प्रश्न बिल्कुल ही इजी है, थोड़ा सा फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि 2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये कि ऊर्जा समानुपाती होती है आवर्ती, आवर्ती के समानुपाती होता है। दूसरा हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो सफ़ेद रंग होता है उसमें 7 रंग होते हैं, विबग्योर। अब जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होगी। आवर्ती की अगर हम बात करें तो बैंगनी रंग की आवर्ती सबसे ज़्यादा होती है, फिर सब कम हो जाती है इसकी इंडिगो की, फिर नीले रंग की आवर्ती कम हो जाती है। तो नीले रंग की आवर्ती को E1 से बता रखा है, और जब जैसे जैसे इधर जाएंगे तो आवर्ती कम होती जाएगी, तो येलो की आवर्ती क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आवर्ती कम हो जाएगी तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, hc/λ, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन हो गए हैं। प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है जूल सेकंड मात्रक, चेक कर लीजिए पहले तो, और 6.63 × 10⁻34, यानी ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अब देखिए परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर तो अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और जब तापमान बढ़ने लगता है तो वो चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो परम शून्य ताप पर वो कैसे व्यवहार करेंगे, पूर्ण अचालक की तरह, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 12th, संलग्न चित्र में दिए गए परिपथ में बूलियन समीकरण होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तो देखिए इसका आंसर आपको चेक करना है। तो देखिए ए है और ये है नोट द्वार, तो ए से जब नोट द्वार से पास होगा ए तो वो हो जाएगा ए बार, और इधर बी आ रहा है, ये है और द्वार, ये हमें ए ऐड करके दे देगा ए बार प्लस बी। तो यहाँ पर स ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स में। अब ये सही होंगे तो 1 मार्क्स आएगा, रॉन्ग हो जाएंगे तो 1 मार्क्स चला जाएगा। फोटोडायोड कार्य करता है, फोटोडायोड पश्च बायस में कार्य करता है, इजी सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। एंड गेट का बूलियन व्यंजक है, तो एंड गेट होता है y = a.b, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है। तो देखिए दूरबीन के नली की लंबाई पूछ रहा है। सामान्य समायोजन तब होता है जब अनंत पर हम देख रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंबाई की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष, देखिए जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो म्यू किसका पूछ रहा है, जल किसके सापेक्ष पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष, तो μWg है ना, ये हो जाएगा μW/μg। तो μW कितना दे रखा है हमें, जल का दे रखा है 4/3 और कांच का दे रखा है 3/2। इसको सरल करोगे तो आंसर आ जाएगा 8/9, और ये आंसर आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, सब तरीके से तैयार रखना है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई हो तो ये बताना है। तो रेले के नियम के अनुसार यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो देखिए प्रिज्म वाला आपने चित्र देखा होगा, अगर हमने याद से सफ़ेद प्रकाश डालते तो सबसे ऊपर लाल आता है और सबसे नीचे बैंगनी आता है,
और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जैसे 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 तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, ये पूछा है बढ़ती जाएगी तो अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, यानी लाल रंग की ओर जाते जाएंगे, अपवर्तनांक उसका कम होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू दे दिया हमें कितना, √2, और अपवर्तक कोण दे दिया यानी ए दे दिया। न्यूनतम विचलन के लिए हमसे आपतन कोण पूछा है, आई का मान पूछा है, तो म्यू = sin आई, और न्यूनतम विचलन में जो आर होता है वो होता है A/2। ए कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अपवर्तक कोण, प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण कहते हैं। तो साइन आई कितना दे रखा है, ये आई तो हमसे पूछा है। साइन ए कितना दे रखा है 60, तो 60/2 करेंगे तो 30 डिग्री, और साइन आई पूछा है तो ये इधर आकर म्यू से गुणा हो जाएगा, तो ये कुछ इतना हो जाएगा √2 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन आई। इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करोगे, तो इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। √2 गुणा 1/2 है बराबर साइन आई था, ठीक है। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √2 गुणा 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2। तो √2 से √2 कट जाएगा तो बच गया कितना, साइन आई बराबर 1/√2 जो कि 45 डिग्री का मान होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3। 20वां प्रश्न है, 3 लेंस इनकी फोकस दूरी 1/1 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दूरी है। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पर लगेगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। इसको सॉल्व करना है, आंसर आपको कमेंट में करना है। देखते हैं कितने कमेंट आते हैं इस वीडियो के ऊपर। जो भी सही आंसर होगा फिर कमेंट आने के बाद में हम आपको बता देंगे। ये 20 क्वेश्चंस थे। वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर पे इस बार फोकस कीजिए, यही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।